नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर आदर्श कोचिंग सेंटर में। जैसा कि कल हम लोगों ने वर्ग 10 के रसायन शास्त्र से अम्ल, भस्म एवं लवण पाठ से अम्ल और भस्म का परिचय प्राप्त किया था। आज हम अम्ल के कुछ विशिष्ट गुणों की चर्चा करेंगे। उनमें से हमने 2-3 गुणों के बारे में चर्चा कल भी की थी। जैसा कि आपको याद होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और अन्य कई सूचक भी हैं जिनका प्रयोग करके आप अम्लों की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तक में उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, आप उन सूचकों को याद कर लेंगे। तो इसके साथ साथ आपको ये याद रखना होगा कि बहुत सारे हमारे आसपास दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं जिनमें कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू परिवार के फलों में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। तो इस तरह के जो कुछ प्रमुख अम्ल हैं, आप परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए ये उपयोगी हैं। तो इन अम्लों और इन वस्तुओं को आप लिस्ट के रूप में लिख करके याद कर लेंगे तो ये आगे आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। और साथ ही जो कुछ प्रमुख सूचक हैं, जैसे फिनाल्फथेलिन हो, हल्दी पत्र हो, या चुकंदर का रस हो, तो या लाल पत्ता गोभी हो, ये सारे जो पदार्थ हैं ये भी सूचक के रूप में काम आते हैं, जो अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं रंग परिवर्तन के द्वारा। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको, और अम्ल के साथ जो मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं हम उन पर चर्चा करेंगे आज के इस वर्ग में। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अम्लों की अभिक्रियाएं धातुओं के साथ, धातु के साथ। तो आपको मालूम है धातुएं का एक मुख्य गुण यह है कि विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। इनके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग पर ये धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब आए अम्लों में। तो अम्लों के संबंध में कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये प्रायः अधातुओं के हाइड्राइड अथवा हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब अधातुओं पर आप चर्चा करें तो आपको पता है कि जिस प्रकार धातुएं धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, वैसे ही अधातुएं ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है। तो अब यदि हम ले कि अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से हो, कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह अम्लों की एक विशिष्ट गुण है, विशिष्ट लक्षण है, या यह इनकी एक मुख्य रासायनिक प्रवृत्ति है कि जब कभी भी किसी अम्ल में किसी धातु के टुकड़े को डाला जाएगा तो उससे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। आप प्रायोगिक विधि से इस गैस की उपस्थिति की जांच भी कर सकते हैं। अब मूल बात यह है कि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया के कारण क्यों होती है, क्योंकि जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त होती है, तो इस तथ्य को याद रखना और इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जानें कि तमाम अधातुओं में हाइड्रोजन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न परिस्थितियों में धन आयन और ऋण आयन बनाने की क्षमता रखती है। उदाहरण के रूप में कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब अम्ल की स्थिति होती है तो अम्ल में हाइड्रोजन धन आयन
अम्ल के जलीय विलयन में निश्चित रूप से हाइड्रोजन धन आयन के रूप में मुक्त होते हैं। अब ध्यान रखें कि जब आप अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि एक तरफ धातु धनात्मक प्रवृत्ति की, दूसरी तरफ हाइड्रोजन धनात्मक प्रवृत्ति के, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन के साथ जो संलग्न धातु है वो ऋणात्मक प्रवृत्ति की। अब ध्यान दीजिए कि उस ऋणात्मक प्रवृत्ति वाले अधातु के साथ संयोग करने के लिए दो धनात्मक विकल्प, एक तो वह धातु और दूसरी तरफ वह हाइड्रोजन, दो धनात्मक उसके सामने मौजूद है। अब इस परिस्थिति में यह निर्भर करता है कि इन दोनों में से कौन अधिक प्रबलता से अपने साथ अम्ल में उपस्थित अधातु को जोड़ने की क्षमता रखता है। आपने पिछले अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा होगा और उसमें आपने क्रियाशीलता या सक्रियता पढ़ी होगी। धातुओं की एक क्रियाशीलता श्रेणी होती है जो एक दूसरे के अनुरूप कम अथवा अधिक क्रियाशील होती है, और उस स्थिति में आप आए तो हाइड्रोजन का स्थान काफी नीचे होता है और हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, सीसा, ये सभी जो धातुएं हैं ये हाइड्रोजन के भी नीचे होती हैं। लेकिन इनके ऊपर जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो धातुएं हैं ये क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, अर्थात हाइड्रोजन की तुलना में ये ज्यादा क्रियाशील होती हैं। स्पष्ट है कि जब ये धातु ज्यादा क्रियाशील है तो एक धनात्मक धातु दूसरे धनात्मक हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता रखेगा, और उस स्थिति में यह धातु उस अम्ल में उपस्थित अधातु के साथ जुड़कर एक अलग यौगिक बना लेगा और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। यही हाइड्रोजन अणु के रूप में, गैस के रूप में उस विलयन से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त होती है। इसलिए हम यह सिद्धांत लेते हैं कि अम्ल और धातु के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होता है। याद रहेगा? तो इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। मान लेते हैं कि हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हम लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, और भी तमाम प्रकार के अम्ल हैं, आप ले सकते हैं। आप एसिटिक अम्ल लेते हैं। अलग अलग प्रकार के हमने अम्ल रखे। अब इन अम्लों के साथ हम अलग अलग तरह की धातुएं ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने सोडियम धातु ली, हमने पोटेशियम धातु लिया, हमने कैल्शियम धातु ली, हमने सोडियम धातु लिया, कोई और धातु भी ले सकते हैं आप। अब देखिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक जो है वो हाइड्रोजन धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन के रूप में टूटेगा, और सोडियम जो है वो धन आयन के रूप में बनेगा। अब इस स्थिति में सोडियम का जो धन आयन है वो हाइड्रोजन धन आयन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। परिणाम क्या होगा कि सोडियम धन आयन हाइड्रोजन धन आयन को विस्थापित करेगा और यह क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेगा। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है? अब सोडियम क्लोराइड के निर्माण के साथ साथ यह हाइड्रोजन धन आयन या जो भी हो हाइड्रोजन आयन के रूप में मुक्त होगा। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन के रूप में तो विलयन से मुक्त हो नहीं सकता, और यही कारण है कि तब आप उसको हाइड्रोजन गैस के रूप में परिणत करेंगे, और इसके लिए आपको इस तरह के दो आयन होने चाहिए। H2 होगी तो वही आप गैस के रूप में मुक्त करेंगे, और जब यह गैस के रूप में मुक्त हुई तो इस स्थिति में आपका यह समीकरण संतुलित नहीं है। तब आपको इस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी, और तब उसके लिए आप यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। अब मैं समीकरण संतुलित करने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूं क्योंकि अब पहले पाठ में आपने सीख लिया होगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि जब आप 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 2 परमाणु सोडियम के लेते हैं तो देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयन मुक्त होते हैं जो आपस में जुड़कर हाइड्रोजन गैस का एक अणु बना लेते हैं और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है।
ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी तरह अब आप इसमें आ जाए तो पुनः पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और पोटेशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होगा। आपको मालूम होता है कि सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है। ऐसे स्थिति में पोटेशियम सल्फेट का अनुसूत्र K2SO4 होगा, अर्थात एक सल्फेट से 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने के लिए आपको 2 परमाणु पोटेशियम की आवश्यकता होगी। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि एक अणु हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से जब आप पोटेशियम की अभिक्रिया कराते हैं तो एक अणु पोटेशियम का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों अभिक्रियाओं के समीकरण आसानी से लिख सकते हैं कि इस स्थिति में जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम के साथ होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ 2 लिखने की आवश्यकता होगी, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल की जब अभिक्रिया आप सोडियम से कराते हैं तो आपका सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां 2 लगा देंगे कि 2 अणु एसिटिक अम्ल, सोडियम के 2 अणु आपस में मिलेंगे तो 2 अणु सोडियम एसीटेट का निर्माण होगा और एक अणु हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस प्रकार आपने पहली अभिक्रिया के बारे में जाना कि अम्ल जब धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। यह अम्लों की एक पहचान भी आप कह सकते हैं, अम्लों का एक विशिष्ट गुण भी आप कह सकते हैं। अब आते हैं अम्लों की अभिक्रियाओं में दूसरा चरण लेते हैं कि अम्ल यदि यानी अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो जैसा कि आपने देखा कि मूल अभिक्रिया क्या होगी, अम्ल और धातु में ही होगी। अब धातु के ऑक्साइड में यदि आप आ जाएं तो वो एक अणु है जिसमें धातु धन आयन के रूप में और ऑक्साइड ऋण आयन के रूप में है। इसी प्रकार अम्ल में हाइड्रोजन धन आयन के रूप में और निर्दिष्ट अधातु ऋण आयन के रूप में है। और जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो सभी जो है अणु आपस में आयनों में टूट जाएंगे और फिर से उनकी संरचना बनेगी। अब उस स्थिति में क्या होगा कि क्रियाशीलता आधार बनेगी और एक अधिक क्रियाशील धातु दूसरे कम क्रियाशील धातु अथवा धन आयन को विस्थापित करेगी और उसके साथ परस्पर द्विविस्थापन या उभय विस्थापन की अभिक्रिया होगी। अब आप देखें कि धातु में जो उपस्थित होगा धातु धन आयन के रूप में और ऑक्साइड ऋण आयन के रूप में होगा। अब मान लेते हैं, उदाहरण आप लेते हैं कि सोडियम का मोनोऑक्साइड लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेते हैं। 4 धातुओं के ऑक्साइड हमने ले लिए और इन सब के साथ हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं इसके साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, यहाँ हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, यहाँ हमने नाइट्रिक अम्ल ले लिया। इस तरह से हमने कुछ अम्लों को कुछ धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया। अब आप देखिए कि जो धातु का ऑक्साइड है इसमें धातु धन आयन है और ऑक्साइड ऋण आयन है और अम्ल में हाइड्रोजन धन आयन है और क्लोराइड ऋण आयन है। अब जब इनमें प्रतिस्पर्धा होगी तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सोडियम धातु जो है वो हाइड्रोजन धन आयन को विस्थापित करेगी और क्लोराइड को अपने साथ जोड़ेगी।
और ऐसा करने के लिए वो अपने ऑक्साइड को त्याग देगी, छोड़ देगी। तब यह अभिक्रिया क्या होगी कि सोडियम के साथ क्लोरीन का संयोग हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। सोडियम का 2 परमाणु था, 2 परमाणु रहेगा, तो इसके लिए आपको क्या होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी 2 अणु की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तब अभिक्रिया संतुलित होगी। तो आपने क्या देखा कि सोडियम के जो परमाणु है उन्होंने क्लोरीन परमाणु को आपस में जोड़ करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया। सोडियम ने त्यागा किसे? ऑक्सीजन को। सोडियम ने विस्थापित किया किसे? हाइड्रोजन को। अब आप देखिए कि 2H और O आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। ठीक है, स्पष्ट है कि जब धातु अभिक्रिया करती है तो केवल हाइड्रोजन विस्थापित होती थी, किंतु जब धातु का ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया होती है तो धातु द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन और अम्ल का विस्थापित हाइड्रोजन परस्पर जुड़ करके जल का निर्माण कर लेते हैं। और यहां बनने वाला यौगिक वही था जो पहले धातु के साथ अभिक्रिया होती थी तो बनता था। यहां धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर भी धातु जो है अम्ल के मूल यौगिक से विस्थापित होकर के अपना यौगिक बनाएगी और धातु अपने द्वारा त्यागे गए ऑक्सीजन और विस्थापित हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि बाकी के समीकरण आप लिख सकते हैं कि यहां पोटेशियम और हाइड्रोजन के बीच विस्थापन होगा तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और यहां से निकला हाइड्रोजन और यहां से निकला ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और इससे निर्माण होगा जल का। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल का निर्माण होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल का निर्माण होगा। आप समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे, मैं इस 2 समीकरणों को आपके टास्क के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि जब धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातुओं के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो जल की उत्पत्ति निश्चित रूप से होती है। और 2 गुण की चर्चा हम कर लेते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया यदि धातु के कार्बोनेट से हो, अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से हो तो किसकी उत्पत्ति होनी चाहिए? ध्यान रखें, कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? कार्बोनेट का निर्माण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होंगे कि धातु का ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है तो धातु के कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, और धातु के कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाती है और इधर धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब जब धातु के कार्बोनेट के साथ आप किसी अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो जब परमाणुओं का आयनों का पुनर्संयोजन होगा तो देखिए कि धातु के कार्बोनेट से पहले तो धातु का ऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, चूंकि पुनः यह धातु का ऑक्साइड जो है वो 2 भागों में टूटेगा, एक तरफ धातु आएगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन होगा और एक इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अम्ल में क्या उपस्थित है? तो अम्ल में हाइड्रोजन धन आयन उपस्थित है और अधातु उपस्थित है। अब इन सबके बीच पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होगी। उस पुनर्संयोजन की प्रक्रिया में धातु जो धनात्मक है वो अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित करके अम्ल के अधातु के साथ जुड़ करके अपना यौगिक बना लेगी। धातु के ऑक्साइड जो होगा वो ऑक्साइड विस्थापित होकर के जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो जल का निर्माण होगा और बच जाएंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कॉमन रूप से बच जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तब आप कह सकते हैं कि जब धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत है
इन बेसिक सिद्धांत को आपको याद रखना होगा और इन सिद्धांतों के सहारे आप आसानी से रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण लिख सकते हैं। तो हम पहुंचते हैं कि धातु के कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। आइए कुछ समीकरण लिख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं सोडियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट, पोटेशियम का कार्बोनेट, अलग अलग धातुओं के हमने कार्बोनेट ले लिए और अब हम इनके साथ कुछ अम्लों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कोई भी अम्ल आप चुन सकते हैं। बेस आपको मूल रूप से समझना है। तो हमने क्या चर्चा की कि सोडियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन के साथ जुड़ेगी और तब निर्मित होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम के चूंकि दो परमाणु यहां उपस्थित हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर के सोडियम क्लोराइड को दो परमाणु मिल पाएंगे या आयन मिल पाएंगे। तो इसके लिए दो हाइड्रोक्लोरिक की आवश्यकता होगी। अब जब सोडियम यहां से निकल गया, यहां जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बोनेट टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनेगा और ये सोडियम ऑक्साइड बना होगा। फिर इस सोडियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को छोड़ करके क्लोरीन ग्रहण किया तो सोडियम क्लोराइड बना। अब यहाँ क्या बना हुआ है, एक ऑक्साइड का ऋण आयन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहां से निकला ऑक्साइड का ऋण आयन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया और उसने बना लिया जल। ठीक है, और तब मुक्त क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई। ठीक है, इसी प्रकार इस समीकरण में आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हुई। मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन त्यागा और हाइड्रोजन को विस्थापित किया तो उसने बनाया मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम के ऑक्साइड से निकला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बना जल और मुक्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह बाकी के समीकरणों को आप स्वयं प्रयास करेंगे पूरा करने का और यह सिद्धांत आप पाएंगे कि निश्चित रूप से जब धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि जल की उपस्थिति होती है। और जब आप समीकरण लिखना होगा आपको ये सिद्धांत याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उत्पत्ति होती है तो बाकी जो मूल उत्पाद है आप छांट लीजिए, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल छांट लीजिए, जो बचेगा वो बना के जाओगे लिख दीजिए और लिख करके समीकरण संतुलित कर दीजिए। आसानी से आप समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धातु के बाइकार्बोनेट के साथ। धातु के बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपको कहना हो या आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो आप इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें क्या है। तो यहां आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, अब जब इसका किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पुनः पुनर्संयोजन होगा। उस स्थिति में जब सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा तो सबसे पहला काम तो यह क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी एक तरफ, इसमें का एक ऑक्सीजन बचेगा, एक हाइड्रोजन और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए हैं और अब इनके साथ अभिक्रिया होगी किनकी, अम्लों की। अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन धन आयन है और क्लोराइड ऋण आयन है
एक एक पॉइंट आप आसानी से समझते जाएं, रसायन और रासायनिक अभिक्रियाएं सरल होती चली जाएंगी। अब यहाँ जो आपने लिया है कि इससे टूटकर एक बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया हुआ तो सोडियम धनायन ने हाइड्रोजन धनायन को विस्थापित किया और सोडियम धनायन क्लोराइड ऋणायन के साथ जुड़ा तो इसने बनाया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम तो चला गया क्लोरीन के साथ, इसका टूटा हुआ बच गया हाइड्रोक्साइड। उस हाइड्रोक्साइड ने इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ा तो क्या बन गया, जल। ठीक है, अब क्या बचे, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट करके सोडियम क्लोराइड और जल में बदल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड भी टूट करके सोडियम क्लोराइड और जल में बदल गया, बच क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जब धातु के बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या सीखा कि जब धातु के अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो निश्चित रूप से जल की उत्पत्ति होती है। धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया जब आप अम्ल के साथ कराते हैं तो जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया जब आप अम्ल के साथ बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया भी जब आप अम्ल के साथ कराते हैं तो निश्चित रूप से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। अब बाकी के समीकरण स्वयं पूरा करेंगे और इसे हल करने का प्रयास। अब आते हैं अंतिम पॉइंट कि अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ, जल के साथ यानी जब अम्ल को जल में मिलाया जाए तो क्या होगा, या अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाए तो क्या होगा। याद कीजिए, इस पाठ के पहले हिस्से में हमने क्या पढ़ा था कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो जलीय विलयन तैयार होता है अम्ल का और उस परिस्थिति में हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति होती है। याद है आपको, आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं इसको। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन की अवस्था में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के साथ मिश्रित करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति होगी, हाइड्रोजन धन आयन के रूप में और क्लोराइड ऋण आयन के रूप में मुक्त होगा। किंतु इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, ये हाइड्रोजन आयन इस जल के अणु के साथ संयोग कर लेते हैं और संयोग करने के पश्चात एक अन्य यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसे आप कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार जब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो एक तरफ हाइड्रोनियम आयन मुक्त होता है और दूसरी तरफ क्लोराइड आयन मुक्त होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जल के साथ या विभिन्न पदार्थों के साथ अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो में, इस क्लास में हमने इतना सीखा कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अम्ल जब धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो जल की उत्पत्ति होती है, अम्ल जब धातु के कार्बोनेट से संयोग करते हैं तो जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, अम्ल जब बाइकार्बोनेट धातु के बाइकार्बोनेट से जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो भी जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। अंत में जब जल की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो हाइड्रोनियम आयन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वीडियो को आपने अच्छी तरह समझा होगा उम्मीद है। और जहां कहीं भी किसी पॉइंट को समझने में अगर समस्या हो आपको
तो आप कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आगे के बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।